गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? मस्त, वेरी गुड। चलो फिर टॉपिक लिखो नया, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद दोनों को साथ में बोला जाता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, टॉपिक लिख लो प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, ऐसे भी लिख लो आगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्या? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली अपन ने कहाँ से ली है? कई बार पूछ लेता है अगला क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। ठीक है, याद रख लेना यह चीज। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है ना, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। इसके जो विपरीत आती है वो है अध्यक्षात्मक, जो आपके यूएसए में है उसमें कार्यपालिका एक ही प्रकार की होती है, और संसदीय में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। दो प्रकार की कार्यपालिका कौन कौन सी होती है आपने पढ़ा है बकायदा। एक तो आप बोलते हो कि नाममात्र की कार्यपालिका, ठीक है, और दूसरी एक होती है नाममात्र की, तो दूसरी वास्तविक। अरे आपने ये पढ़ा है पहले भी, जब राष्ट्रपति आया था ना तब बताया था मैंने। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। संसदीय शासन प्रणाली का जनक किस देश को माना जाता है? ब्रिटेन को ही माना जाता है। क्वेश्चन अगला, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक नाममात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। वैसे कार्यपालिका लगभग 5 प्रकार की मानी जाती है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में दो ही प्रकार की होती है, नाममात्र और वास्तविक। एक को आप बोलते हो संवैधानिक कार्यपालिका, नाममात्र का दूसरा नाम है संवैधानिक। भारत में नाममात्र की या संवैधानिक कार्यपालिका कौन है? जिसको सारी कार्यपालिका शक्तियां दी गई है संविधान द्वारा। कार्यपालिका दो प्रकार की बताइए, नाममात्र और वास्तविक। नाममात्र की कार्यपालिका कौन है? अपने एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में नाममात्र की कार्यपालिका है। कार्यपालिका में वैसे आते कौन कौन है? कार्यपालिका में किस किस को शामिल करोगे? आपने कार्यपालिका के दो टॉपिक तो पढ़ लिए, कौन कौन से? एक तो राष्ट्रपति पढ़ लिया, एक उपराष्ट्रपति पढ़ लिया। अब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद भी कार्यपालिका के ही अंग है। तो नाममात्र की कार्यपालिका कौन है भारत में? जिसको संवैधानिक प्रमुख माना गया है, राष्ट्रपति है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लेना कि नाममात्र की कार्यपालिका भारत में राष्ट्रपति है। संसदीय शासन प्रणाली में ये दो प्रकार है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश में पाई जाती है? ब्रिटेन में पाई जाती है। अपन ने ब्रिटेन से ली है, तो ब्रिटेन में भी कार्यपालिका के दो ही प्रकार हैं, है ना बकायदा। हमेशा जब भी पढ़ो ना तो तुलना करके पढ़ना। जैसे अपन ने ये यूके से लिया तो यूके के कार्यपालिका से थोड़ी बहुत तुलना कर लेना। तो यूके के संविधान में या ब्रिटेन में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, जैसे भारत में है। वहाँ पर भी एक नाममात्र की है और एक वास्तविक है। भारत में नाममात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। तो ब्रिटेन में कौन होगा? ब्रिटेन में कौन होगा? अरे सोचो एक बार। प्रधानमंत्री तो इसमें आएगा, रानी या राजा। वहां पर जो भी है रानी या राजा, वो क्या होगा? नाममात्र की कार्यपालिका होगा। इतना ध्यान में रख लेना।
दूसरी बात, वास्तविक कार्यपालिका कौन है? भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। कभी भी प्रधानमंत्री को अकेले मत बोलना, उसके साथ में हमेशा कौन जुड़ा हुआ होता है? मंत्री परिषद जुड़ा हुआ होता है। तो इतनी चीजें ध्यान में रख लेना कि संसदीय शासन प्रणाली है, अपन ने ली है ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है इसको, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका है अपना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होता। वह राज्य का क्या होता है? प्रमुख होता है। अरे राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल में देश को ही क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। तो आपके संविधान में ये नहीं लिखा है कि देश का प्रमुख है, बल्कि ये लिखा है राज्य का प्रमुख किसको बनाया गया है? राष्ट्रपति को, हेड ऑफ द स्टेट। और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। और हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति। आया यहाँ तक समझ में? कौन सी शासन प्रणाली है अपने यहाँ पर? संसदीय। कहाँ से ली है अपन ने? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? नाम मात्र और वास्तविक। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। आपने राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 पढ़ा था, आर्टिकल 53 पढ़ा था राष्ट्रपति टॉपिक में। क्या लिखा था 53 में? सारी कार्यपालिका शक्ति किसको दी गई है? अरे भारत की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति उनका प्रयोग कैसे करेगा? अकेला करेगा क्या राष्ट्रपति? अपने अधीनस्थों के माध्यम से। ये शब्द लिखा था आपने। और कभी कभी स्वयं भी कर लेगा। तो यहाँ पर अधीनस्थ कौन है? सोचो एक बार। अरे अनुच्छेद 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है ना, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अधीनस्थों के माध्यम से वह कभी कभी स्वयं भी कर लेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे काम भी कर लेगा कि इनकी सलाह नहीं लेगा। तो अधीनस्थ किसको बनाया गया है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को। इसके विपरीत आपका जो अनुच्छेद 74 है उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री उस राष्ट्रपति को सलाह एक तो और सहायता देने के लिए, ये लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया, जिसका अध्यक्ष, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो इतना ध्यान रख लेना आप लोग, क्वेश्चन ये आ जाए कभी कभी कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? अरे प्रधानमंत्री पद कौन से अनुच्छेद में है? 74 में। और मंत्री परिषद 74 में। ये चीजें ध्यान में रख लेना। 74 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी या मंत्रिमंडल? अरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होगा? जैसे मंत्री परिषद को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं और मंत्रिमंडल को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वर्णन किया गया है। इतना ध्यान में रख लेना कि मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया किसको बनाया गया है? प्रधानमंत्री को। ये बातें किस अनुच्छेद में लिखी है?
अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में ही एक और बात लिखी थी। कौन सी बात? कि राष्ट्रपति क्या करेगा। जब आपने राष्ट्रपति पढ़ा था उस टाइम पर मैंने लिखवाया था, अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति यदि मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी है तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ये बात भी ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन ये पूछ ले आपके आर्टिकल 74 में पुनर्विचार शब्द कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 74 में पुनर्विचार शब्द कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1978। 76 में नहीं हुआ था, ये 78 में हुआ था। पुनर्विचार शक्ति किसकी है? ये भी पूछ ले कई बार कि अनुच्छेद 74 में जो पुनर्विचार शब्द जोड़ा गया है वो शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की शक्ति है वो। इतनी बातें ध्यान में रख लेना। तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में। आर्टिकल 73 73 इसमें साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड वही है। कार्यपालिका का वैसे नाममात्र का प्रमुख तो राष्ट्रपति है। तो अनुच्छेद 73 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका का क्या करेगा? विस्तार करेगा। अनुच्छेद 73 में लिखी है ये बात, राष्ट्रपति कार्यपालिका का विस्तार करेगा। अब विस्तार कैसे करेगा? 73 में है ये बात। 74 में उसने ये लिख दी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पदों का उल्लेख कर दिया। 73 में साफ साफ लिख दिया कि अपनी कार्यपालिका को बढ़ाने के लिए या कार्यपालिका का विस्तार किसकी शक्ति किसको दी गई है? ये शक्ति राष्ट्रपति को। यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। कार्यपालिका के विस्तार की शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। कौन सी अनुच्छेद ने दी है? 73 ने। इतनी बातें ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन ये पूछ ले, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अरे अपने भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 74 में। मंत्रिपरिषद 74 में ही है। और ब्रिटेन में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन है? नाममात्र का तो राजा हो गया, राजा अपने राष्ट्रपति के समान है। वास्तविक कौन है ब्रिटेन में? प्रधानमंत्री। और वहां पर आप मंत्रिपरिषद नहीं बोल सकते, वहां पर बोलोगे प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट। वहां पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। अपने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? ये भी पूछ ले कई बार क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको आप कैबिनेट भी बोलते हो। एकमात्र अनुच्छेद में किया गया है, वो मैंने लिखवाया है आपको, आर्टिकल 352 में है वो चीज़ ध्यान में रख लेना। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री। अब पहले तो ये बताओ प्रधानमंत्री क्या होता है? एक तो होता है मनोनीत, ठीक है, एक होता है चयनित, एक होता है निर्वाचित। 3 तो ये ऑप्शन आ गए। एक होता है नियुक्त। इस 75 के अनुच्छेद में इसका आंसर मिल जाएगा। प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन दे देगा चारों। तो क्या आंसर करोगे आप लोग? अब एक बार दिमाग को दौड़ाओ, दिमाग वाले हो सारे बच्चे, हो ना? दौड़ाओ दिमाग को। क्या होता होगा प्रधानमंत्री? अरे दिमाग को दौड़ाओ एक बार। चुनाव में जाओ, चुनाव के टाइम पर प्रधानमंत्री क्या होता है? रे आदमी होता है? बंदर होता है क्या? है?
अरे आप किसी बंदर को प्रधानमंत्री बना दोगे? आदमी होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिख देना, क्वेश्चन आ जाए प्रधानमंत्री होता है तो लिख देना आदमी, मनुष्य, है ना। क्या होता है इनमें से, सोचो एक बार। अनुच्छेद 75 में साफ साफ लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त, याद रख लेना। अनुच्छेद 75 में लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं बच्चों को कि प्रधानमंत्री होता है तो क्या होता है? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति, इसी अनुच्छेद में लिखा है, प्रधानमंत्री बना दिया एक व्यक्ति को, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से क्या करेगा और काम? अब प्रधानमंत्री बना दिया तो प्रधानमंत्री के लिए एक और शब्द यूज लेते हो, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो याद रख लेना अनुच्छेद 75 में लिखा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और या वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करेगा वो? प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री मंत्रियों के नाम लिख करके राष्ट्रपति के पास में भेजेगा और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करेगा। तो इतनी चीजें ध्यान में रख लेना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, वो ना तो मनोनीत होता है, ना चयनित होता है और ना ही निर्वाचित होता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होकर के लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है, ठीक है। ये संसद का सदस्य तो होता है बकायदा, तो ये किस रूप में इसका निर्वाचन होता है? अरे एक तो विधायक होते हैं, एक सांसद होते हैं। सांसद के रूप में इसका निर्वाचन होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ ले अगला कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा? अरे जैसे लोकसभा और राज्यसभा बैठी है तो किसी भी व्यक्ति को बना देगा क्या? हट्टा कट्टा दिखेगा एकदम से नौजवान और उसको प्रधानमंत्री बना देगा, ऐसी शक्ति है क्या? ऐसा लिखा है क्या अपने संविधान में? अरे ऐसा लिखा है क्या कि एकदम से जो सबसे सुंदर होगा, है ना, जो अट्रैक्टिव होगा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा क्योंकि वो देश का नेता होता है। अच्छा, राहुल गांधी सुंदर है। अरे किस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है? सुंदर सा देखेगा ना, गोरा सा, ताकि वो विदेशों में जाए तो ऐसे विदेश वाले अट्रैक्टिव हो अपने कि भारत का देखो इतना सुंदर प्रधानमंत्री है, ऐसे बनाएगा क्या? तो याद रख लेना किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा? ऐसा दल, ठीक है। दल का मतलब पार्टी। ऐसा दल जिसको लोकसभा में क्या मिला हो? बहुमत मिला हो, ठीक है। उस दल का जो नेता होगा अर्थात जो लीडर नेतागिरी करता है उसको राष्ट्रपति क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री बनाएगा। ये बात साफ साफ लिखी है अपने संविधान में कि ऐसा दल जिसको लोकसभा में बहुमत मिला हो उस दल के नेता को ही क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री बनाएगा। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। इतनी बात ध्यान में रख लेना। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई भी नेता काम का नहीं होता। जैसे कांग्रेस की पार्टी है, ठीक है, उसको लोकसभा में बहुमत मिल गया लेकिन उसमें कोई नेता नहीं मिला, लीडर नहीं मिला ऐसा जो अपने देश का नेतृत्व कर सके। तो क्या करेगा राष्ट्रपति? अरे जैसे अपनी कांग्रेस है, अब जैसे बीजेपी में तो मोदी मिल गया,
कांग्रेस में किसको बनाई? नेता कौन है कांग्रेस का सबसे बड़ा है? कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता लीडर राहुल गांधी है क्या? सोनिया गांधी है। अब मान लो अपना राष्ट्रपति है, उसको कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं मिला जिसको वह प्रधानमंत्री बनाए, तो अपनी इच्छा से वह एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देगा, ठीक है। लेकिन क्या शर्त रखेगा? शर्त भी रखेगा। जैसे नेता मिल गया तो ठीक है, उसको प्रधानमंत्री बना देगा, लेकिन कई बार नेता ना मिले तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देगा, किसी भी व्यक्ति को। शर्त क्या रखेगा? बहुमत तो मिला हुआ है यहाँ पर, वो नहीं है। राष्ट्रपति शर्त रखेगा कि 1 माह के अंदर उसको लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। ये याद रख लेना, 1 माह का टाइम दिया जाएगा और 1 माह में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा अपने दल से कि हाँ हम लोग सहमत हैं कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। इस दल के जो बाकी कैंडिडेट है वो उसमें अपना विश्वास जताएंगे। अगर ये पारित न हुआ तो उसका प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है। तो याद रख लेना, उस व्यक्ति के सामने क्या शर्त रखेगा कि 1 महीने के अंदर आप विश्वास मत प्राप्त करो। तो इतनी चीजें ध्यान में रख लेना। या आपने प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है, बहुमत मिल गया। अभी क्या ये आवश्यक है? यहाँ पर कौन सा सदन लिखा है? लोकसभा। तो प्रधानमंत्री आपका जो पीएम होगा वो कौन से सदन का सदस्य होगा? प्रधानमंत्री कौन से सदन का सदस्य होगा? लोकसभा का नहीं होगा, वो किसी भी सदन का हो सकता है। आपकी जो इंदिरा गांधी थी ना, वो राज्यसभा की थी। SD देवगौड़ा थे, वो भी राज्यसभा के थे। आपके जो मनमोहन सिंह थे वो भी कौन से सदन के थे? राज्यसभा के। तो सदस्य तो किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन बहुमत कौन से सदन में चाहिए? लोकसभा में। लोकसभा में ही क्यों चाहिए? इसके पीछे भी रीजन है। राज्यसभा में क्यों नहीं चाहिए? अरे सदन तो वो भी है ना संसद का, क्योंकि ये जनता का सदन है। इसमें अपने प्रत्यक्ष द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। तो अपन जिसको वोट देंगे वो लोकसभा में जाते हैं, तो इसी में बहुमत मिलना चाहिए। तो यह आपका प्रधानमंत्री है। अब बात आई मंत्री परिषद की। वैसे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो ये चीज़ तो कई बार पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। यदि राष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देगा जो इस काम के लायक समझे। प्रधानमंत्री जो है ना, ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? कई बार प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, बकायदा राष्ट्रपति को ही देगा। क्वेश्चन ये भी पूछ ले कई बार, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, किस अनुच्छेद में लिखा है कि प्रधानमंत्री इस अनुच्छेद के तहत शपथ लेगा? जैसे आपने राष्ट्रपति पढ़ा था, उसमें लिखा था राष्ट्रपति का अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति पढ़ा था ना उपराष्ट्रपति, उसमें भी इनके अनुच्छेदों में लिखा था कि इस अनुच्छेद के तहत ये व्यक्ति इनको शपथ दिलाते हैं। तो प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो याद रख लेना, संविधान की 3री अनुसूची में, ठीक है, ये याद रख लेना। संसद के मंत्री, विधानसभाओं के मंत्री और प्रधानमंत्री वगैरह, मुख्य न्यायाधीश वगैरह, इनकी शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका कौन होता है? राज्यपाल। इनकी शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है। जैसे क्वेश्चन ये पूछ ले, संविधान की 3री अनुसूची में किनकी शपथ का उल्लेख किया गया है?
तो एक तरफ तो लिख देगा संसद के सदस्य, एक तरफ लिख देगा विधानसभाओं के सदस्य, एक तरफ लिख देगा मुख्य न्यायाधीश और एक तरफ राज्यपाल या राष्ट्रपति लिख देगा। तो राष्ट्रपति इसमें हट जाएगा, बाकी तीनों के किए गए हैं। तो याद रख लेना कि ये जो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख उनके अनुच्छेदों में है, इस तीसरी अनुसूची में नहीं है। इतनी बात ध्यान में रख लिया आपने। तो शपथ किस चीज़ की शपथ लेगा ये भी पूछ ले कई बार। जैसे राष्ट्रपति ने शपथ किस चीज़ की ली थी? संविधान के संरक्षण की। उपराष्ट्रपति ने किसकी ली थी? संविधान के संरक्षण की। ये प्रधानमंत्री किस चीज़ की शपथ लेगा? ये लेगा पद और गोपनीयता की। ये 2 शब्द ध्यान में रख लेना। संसद के जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य, वो भी इन्हीं की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा। यह आपका प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा है ना आपने। मंत्री परिषद के पद का उल्लेख 74 में, ठीक है। ये बात कहाँ लिखी है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में किस भाग में लिखी है ये बात? भाग 5 में। तो ये भी ध्यान में रखो कि आप लोग भाग 5 ही पढ़ रहे हो अभी। अब क्वेश्चन ये पूछ ले, मंत्री परिषद का निर्माता होता है, मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। ये चीज़ याद रख लेना। मंत्री परिषद के जो बैठक होती है, ठीक है, उन बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। जैसे मंत्री परिषद की बैठक चल रही है तो मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना आपका, पीएम। तो मंत्री परिषद की अध्यक्षता भी कौन करेगा? पीएम करेगा। कई बार क्वेश्चन ये पूछ ले, ये जो मंत्री होते हैं ना आपके, इनको कौन सा विभाग मिलना चाहिए? मंत्रियों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। इनको कौन सा विभाग मिलना चाहिए ये काम डिसाइड कौन करता है कि इस व्यक्ति को ये विभाग देना चाहिए? ये प्रधानमंत्री करता है। ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। दूसरी बात, मंत्री परिषद का जो कार्य संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है कि इस विभाग का ये काम होगा? जैसे गृह विभाग का काम निर्धारित किया गया है, रेलवे का काम निर्धारित किया गया है, वित्त विभाग का काम निर्धारित किया गया है। तो कार्य संचालन हमेशा राष्ट्रपति करेगा। ये आपकी बात अनुच्छेद 77 कहता है। ये बात ध्यान में रख लेना कि मंत्रियों का जो कार्य संचालन है वो तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये 2 क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर देते हैं आप लोगों को, तो ध्यान में रख लेना ये बातें। और क्या काम करता है प्रधानमंत्री? अरे अपनी मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करेगा। एक आपका जो नीति आयोग है उसका क्या होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। तो ये चीज़ याद रख लेना कि प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन का मतलब, इसके लिए यही शब्द प्रयोग किया जाता है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, कि प्रधानमंत्री बनते ही उसको ये अध्यक्ष का पद अपने आप मिल गया है। प्रधानमंत्री जो है ना आपकी अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका भी अध्यक्ष होता है। इसका गठन तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और अध्यक्ष बनाया जाता है प्रधानमंत्री को।
इसके अन्य सदस्य जो होते हैं ना, वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, क्योंकि ये राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करती है। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में रख लेना, ये अनुच्छेद 263 में है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? पीएम होता है। इसका काम क्या होता है अंतर्राज्यीय परिषद का? राज्यों के मध्य जो विवाद हो रहे हैं उनका निपटारा करना। इसके निर्णय उतने ही मान्य होते हैं जितने सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। तो इतनी सी बात ध्यान में रख लेना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 263 में। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में। थोड़ी सी ये बात भी ध्यान में रख लेना। तो ये आपका प्रधानमंत्री है। अब क्वेश्चन ये पूछ ले कई बार, सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे? सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले, वो तो मुख्यमंत्री में आ जाएगा। सबसे लंबी अवधि के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वो तो राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू। वही एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज तक सबसे लंबा कार्यकाल किया है। सबसे लंबा याद रख लेना, सबसे कम वाला याद रखना। शायद 3-4 बार बने थे वो प्रधानमंत्री, पद पर रहते हुए ही खत्म हो गए थे। सबसे कम याद रख लेना एक। सबसे लंबा तो नेहरू जी का है, वो तो आपके वैसे ही ध्यान में रहता है। सबसे लंबा नेहरू जी का वैसे ही ध्यान में रहता है, लेकिन सबसे कम वाला याद रखना आपका अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक है, ये लगभग 13 दिन तक रहे थे, है ना। सबसे कम इनका है और सबसे ज्यादा नेहरू जी का है। फिर दूसरी बात, ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि प्रधानमंत्री पद पर मृत्यु को प्राप्त हुए या प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए कौन कौन से ऐसे? एक तो आपका शास्त्री जी है, एक नेहरू जी है, और एक नेहरू जी की बेटी कौन? इंदिरा गांधी। 3 ऐसे हैं आज तक। राजीव गांधी नहीं है, प्रधानमंत्री शायद नहीं था। अब तक 3 ही लिखे हैं कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ था। बाकी किसी किताब में लिखा है तो मैंने देखा नहीं। 3 तो कन्फर्म है कि एक तो इंदिरा गांधी थी, एक आपकी जो नेहरू जी थे, और एक शास्त्री जी थे। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि अब तक, कई बार ये भी पूछ लेता है कि अब तक सर्वाधिक लोकसभा सीटें किसने जीती है? जैसे लोकसभा में जिसको बहुमत मिलेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा ना, उसी दल का नेता। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545। पहले 45 ही थी, आज 43 हो गई। तो सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला प्रधानमंत्री राजीव गांधी। ये याद रखना, राजीव गांधी ने जीती थी लगभग 426 सीटें। इनमें से 426 सीटें जीती थी 8वीं लोकसभा में। तो ये थोड़ी सी बात याद रख लेना, बाकी कुछ याद रखने लायक नहीं है इसमें। इनका पद याद रखना, ये याद रखना कि विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है, कार्य संचालन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपका प्रधानमंत्री है। अब छोटा सा एक टॉपिक है मंत्री परिषद। मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ये पूछ ले, राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा ना उसको मंत्री बनाएगा। और क्या काम करता है रे प्रधानमंत्री? अरे और कुछ भी करता है क्या प्रधानमंत्री? और कुछ भी करता है क्या? जैसे आपका अनुच्छेद 85 है, वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करेगा और सत्रावसान करेगा और लोकसभा को भंग करेगा। शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की। कहेगा कौन? प्रधानमंत्री।
तो ये काम भी कर लेता है कई बार कि राष्ट्रपति को बोल देता है कि संसद का सत्र आहूत करवाओ। आहूत का मतलब बुलाओ, या संसद के सत्र का सत्रावसान करो। सत्रावसान का मतलब समाप्त करो, या लोकसभा को भंग कर दो। हाँ, 5 साल से पहले ही समाप्त कर दो। तो ये काम पीएम की सलाह के बाद में करता है राष्ट्रपति। इतनी चीजें याद रख लेना। मंत्रिपरिषद, पहले तो क्वेश्चन ये पूछ ले अगला कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या है। अरे मंत्रिपरिषद में लगभग कितने मंत्री हो सकते हैं? 100, 150, 500, या सभी को मंत्री बना दिया जाता है? नहीं बनाया जाता ना। तो ये चीज याद रख लेना कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 का 15% होगा, उसमें आपका प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। तो ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या होगी प्रधानमंत्री सहित। तो ऐसे नहीं होगा 80, 90, 100